जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपने 12th क्लास का जो एनसीईआरटी बेसिस फिजिक्स होता है उसका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करेंगे आज। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और उसका बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया 2009 से 2023 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग खूब अच्छे से करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद ना आपको एकदम कन्फर्म होगा, उसके आसपास का सब बन जाएगा। हम विस्तृत उसके आसपास का कंसेप्ट देते हुए ले चलेंगे ताकि आपको ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाए। और हाँ, यदि आप एग्जाम के समय देख रहे हैं तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। और यदि आप चैप्टर के लास्ट में आप देख रहे हैं तो वैसे में आप चैप्टर को पूरा पढ़ करके यहीं से देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए वो फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी कि विद्युत धारा का हम लोग सूत्र लेके बना सकते हैं इसको। हम लोग का विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर क्या होता है Q बाई टी। तो इसी का मात्रक एम्पियर मानते हैं और इसका मात्रक कूलम्ब, इसका मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड। तो कहते हैं इसको हम लोग 1 एम्पियर बराबर क्या कहते हैं, अगर यहाँ एक एक मान लिया जाए तो 1 कूलम्ब बटा में 1 सेकेंड है ना, 1 कूलम्ब बटा में 1 सेकेंड। ए नंबर ऑप्शन हम लोग यहाँ पर सही हो रहा है। तो देखिए आप अच्छे से एकदम समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एक चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। जरा समझिएगा क्या लिख रहा है कि एक चालक में 1 एम्पियर की धारा, धारा का मान दिया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है प्रति सेकंड, हर सेकंड पे। तो देखिए एक सूत्र होता है धारा का I बराबर Q बाई टी। तो देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर होगा तो उस समय ये होता है कितना, ये कह दिया कि प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 कूलम्ब जब बहता है ना, 1 सेकंड में 1 कूलम्ब जब बहता है तब 1 एम्पियर। और 1 कूलम्ब का मतलब क्या होता है, 1 कूलम्ब में होते हैं 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, सॉरी 1 कूलम्ब में ना इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 1 कूलम्ब में इतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन तार से बहें तब जाके हम बोल सकते हैं ना कि उस तार में धारा कितना है, 1 एम्पियर है। तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन जब इतने बहेंगे ना तभी 1 एम्पियर का हो सकते हैं। 6.25 में 10 के पावर 18 ये होगा। आप इस डाटा को ना हल करके ला सकते हैं। ये आपको बताएं हम, Q बराबर NE होता है ना, इसी सूत्र पर हल करने पर ये आ जाएगा। Q बराबर NE पर Q का मान ले लीजिए कितना, 1 कूलम्ब, N का मान निकालना है, E का मान ले लीजिए जो एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो ये बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन लिखा है तो आप माइनस में लीजिएगा, यहीं माइनस में लीजिएगा। प्रोटॉन कहेगा तो ये भी 1 कूलम्ब प्लस में, ये भी प्लस में ले लीजिएगा चार्ज। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब की बार धारा इतना दिया है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए एकदम क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन है उसी तरह का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। तो जरा सोचिए इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। आप चाहें तो उस तरह भी बना सकते हैं और नहीं तो आपको एक नया तरीका सिखाते हैं, आप 2 तरीका जान जाइए। देखिए पिछला क्वेश्चन की तरह बना सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका समझिए। देखिए आप एक और तरीका समझ लीजिए। देखिए देखिए तो कैसे बन रहा है ये क्वेश्चन। देखिए चूंकि I बराबर होता है हम लोग का Q बाई टी, तो हम क्या कर सकते हैं, I का मान दिया है 3.2 एम्पियर। Q के जगह पर NE ले सकते हैं, NE बट्टे में कितना T। अब देखिए 3.2 हो गया और देखिए N का मान कितना ले लें, तो N का मान हमको निकालना है। E का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, और T का मान प्रति सेकेंड लिखा है ना, यहाँ पर 1 ले लीजिए 1 सेकेंड मात्रक हम छोड़ के बना रहे हैं, मात्रक लेके भी बना सकते हैं इसको। तो देखिए कितना आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये आपका N बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3.2 है ना। अब बटे में हो जाएगा ये वाला डिजिट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। आप ये मात्रक नहीं लिख रहे, मत लिखिए, अब घटा दीजिए 16
ये 2 बार में कट जाएगा, है ना, मतलब 1.6 से 3.2 2 टाइम्स में ही कट जाएगा। तो 2 गुणे 10 के पावर -19 है, तो प्लस 19, 2 गुणे 10 के पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, 2 गुणे 10 के पावर प्लस 19 कूलम, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है। तो धारा घनत्व का आप सूत्र जानते होंगे, है ना। धारा घनत्व सूत्र होता है कि J बराबर I बट्टे में A, यानी किसी तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट कहलाता है। इसके इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं, जो कि सदिश राशि माना जाता है। तो J का मान इसमें कौन सा आएगा, I/A होगा, यानी कि B नंबर हम लोग यहाँ पे सही हो रहा है ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में कौन सा सही है। तो देखिए आप जानते हो कि एक सूत्र होता है, R बराबर होता है रो इंटू एल बटा में ए। यहाँ से पूछा है प्रतिरोधकता, यानी कि रो को पूछा है, तो रो कितना होगा, आर ए बटे में कितना हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। तो आर ए बटे में एल हो जाएगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर सही हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई समान है। देखिएगा अच्छे से समझिएगा इसको। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, जितना चौड़ा उतना ऊंचा है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। आइए बनाते हैं चित्र इसका। इसका चित्र कैसे बन सकता है, जैसे कि देखिए ये घनाभ हम बनाते हैं इस तरह से हो गया, ये घनाभ मान लीजिए ये हो गया ऐसे, इस तरीके से ये हो गया। चलिए तो इसमें क्या बोला है, इसमें देखिए इसमें क्या बोला है ना, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर है। जो चौड़ाई मान लीजिए x मान लेते हैं, x, तो ऊंचाई भी इसकी कितना है, x ही है, तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है ना, चौड़ाई जितना उसका दुगना लंबाई है, यानी कि 2x इसका लंबाई है ना। समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात है। समानांतर सतह मतलब एक सतह ये है, एक सतह ये है, चाहे ये है तो सामने है, ऊपर है तो नीचे है, के बीच क्या, महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात है। तो जरा सोचिए क्या होता है, आर बराबर होता है रो इंटू एल बटा में ए, ये सूत्र होता है। तो हम लोग को इसी सूत्र से बनाना है। देख कैसे बनाएंगे, हम इसको 2 भाग में सोल्व कर सकते हैं। क्या है महत्तम, तो सोचिए आर मैक्स कब होगा, अधिक कब होगा, आर मैक्स जब रो अधिक हो। तो रो तो एक ही चीज है, तो रो अधिक नहीं कर सकते, पदार्थ फिक्स हो गया। एल का मान ज्यादा होना चाहिए, क्यों, प्रतिरोध ज्यादा आने के लिए एल ज्यादा होना चाहिए, एरिया कम होना चाहिए, एरिया मीन होना चाहिए। अब समझिए जब ये कम होगा ना तभी ये बढ़ेगा, ये बड़ा चाहिए तो लंबाई कम, लंबाई ज्यादा करेंगे, एरिया कम करेंगे। सोचिए इसको हम कैसे प्रयोग करें कि लंबाई ज्यादा रहे। स्पष्ट है कि हम इधर से लाइन देंगे और इस फेस से लाइन वापस लेंगे तो होगा। तो सोचिए कितना होगा, रो इंटू एल मैक्स, लंबाई इसमें ज्यादा हम ले लिए हैं, देखिए ऐसे चलने पर लंबा ज्यादा होगा, तो लंबाई 2x हो गया आपका, और एरिया, ये एरिया अनुप्रस्थ ले लीजिए। तो लाइन देते हैं ना, जिस फेस पे लाइन देखते हैं वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ये वर्ग जैसा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग गुणे भुजा गुणे भुजा ना, भुजा गुणे भुजा कर दीजिए, चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई जो भी करिए। देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स से ना ये एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका रो बट्टे में एक्स आ गया, सॉरी रो नहीं, यहाँ पर आपका आया हुआ है देखिए यहाँ बहुत कम जगह है, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, ये आपका मान यहाँ पे हम अगर लिख दें, अगर हम इधर लिख दें तो ये आ रहा है कितना, आर मैक्स बराबर रो इंटू 2 बटे एक्स, रो इंटू 2 बटे में एक्स आ रहा है। अब देखिए अगर लघुत्तम प्रतिरोध, लघुत्तम मतलब कम प्रतिरोध, तो कम प्रतिरोध कैसे होगा बताइए जरा से हमको, आर मीन कैसे होगा, कम प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध मिनिमम कब होगा। तो प्रतिरोध कम करने के लिए रो का मान तो भाई फिक्स होता है, पदार्थ है तो फिक्स है, पदार्थ जब फिक्स हो गया तो एल का मान ना हम क्या करेंगे, एल का मान कम कर सकते हैं और एरिया का मान ज्यादा कर सकते हैं, ये मैक्स। सोचिए इसको कम करने के लिए ये कम लीजिए, ये ज्यादा लीजिए, तो ये ज्यादा मतलब ए मैक्स, ये कम लीजिए एल मीन, तो ये कितना आएगा रो इंटू, सोचिए एल मीन कैसे इसको उपयोग करें, ऐसे उपयोग करें तो ज्यादा लंबाई हो जाएगा, लंबाई इसमें बढ़ गया, कैसे उपयोग करें कि लंबाई कम रहे एरिया ज्यादा रहे। तो हम अब की बार ना इधर से लाइन देंगे, इसमें इस फेस में इधर से लाइन देंगे, इस फेस में यानी प्रस्थ एरिया हो जाएगा, लाइन को मात्र इतना ही दूरी चलना पड़ेगा, इतना चल करके इलेक्ट्रॉन इधर से वापस निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, रो इंटू लंबाई, मात्र इलेक्ट्रॉन को इतना ही लंबा चलना है, तो ये दूरी इसके बराबर है, एक्स के बराबर, ये एक्स है,
तो x बटे में एरिया, ये एरिया कितना है, तो लंबाई, ये आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई 2x गुने x, ये 2x गुने x, तो ये x कटेगा तो रो इंटू 1/, कितना 2x, ये आर मीन हो गया, ये आर मैक्स हो गया। अब रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो पूछा है तो आर मैक्स बटे में क्या आर मीन, कितना आएगा आपका रेशियो, देखिए तो देखिए रेशियो कितना आपका आ रहा है, आर मैक्स कितना यहाँ पर है, आर मैक्स कितना है रो इंटू 2/x, और आर मीन कितना आपका है रो इंटू 1/2x, रो से रो यहाँ पे कट जाएगा, x से x भी कटेगा, तो ये 2 पर जाते ये 4 बना देगा यहाँ पर। समझिए कि ये आर मैक्स आर मीन का जो अनुपात पूछा है ना, 4:1 हो सकता है, ऐसे 4 ऑप्शन दिया है तो 4 टिक करेंगे इसमें, ठीक ना। आप अच्छे से समझते चलिए क्वेश्चन को आप एक बार अपने से भी ट्राई कीजिए या पीछे से क्वेश्चन को एक बार कोशिश करिए कि हम इसको बना सकें, है ना। वीडियो रोक करके भी ट्राई कर सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, यदि उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना हो, आर दिया है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा। देखिए प्रारंभ में, शुरुआती केस में समझिए, आप ऐसे सकते हैं कि प्रारंभ में क्या स्थिति है, प्रारंभ में एक मान लेते हैं, प्रारंभ में ये तार है इस तरीके से है ना, इसका एरिया ए है, इसका लंबाई एल है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा रो इंटू एल बटे में ए, इक्वेशन संख्या फर्स्ट हो गया। अब उसका नया, अब खींच कर दुगना करना है, इसको खींच के अब दुगना कर रहे हैं। तो देखिए नई स्थिति में क्या हुआ, नई स्थिति में इसको खींच के दुगना करिएगा तो ये पहले से अब क्या होगा, पतला हो जाएगा, लंबाई तो बढ़ गया, इसका लंबाई, नया लंबाई एल डैश 2l हो गया, एल पहले का है तो एल के दुगना, पहले के सापेक्ष दुगना हो गया लंबाई। एरिया कितना हुआ, एरिया तो पता नहीं चल रहा, ए डैश, ऐसे आप ए डैश ले सकते हैं डायरेक्ट, एरिया ना आधा हो जाता है, ये दुगना होगा तो ये आधा होगा, ये तिगुना होगा तो ये तिहाई होगा, है ना। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं चाहे तो, देखिए ऐसे निकालना होता है। आयतन संरक्षण कहता है कि इसका आयतन, किसका आयतन, पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन, ए डैश एल डैश। देखिए आयतन ए एल आयतन होता है, आपको हम बता दें आयतन का सूत्र अगर बता दें, ये घराव टाइप का है सब, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर गुने एच कर सकते हैं, यानी ए इंटू एल वही हुआ लंबाई, है ना। तो ए एल से इसका एरिया, ए डैश एल डैश से इसका एरिया। तो अब बात समझिए आप, देखिए ए तो दिया है, ए एल पहले का है आयतन, ठीक है, ए डैश नहीं पता है, नई लंबाई पता है 2l, है ना। तो देखिए आप इधर भेजिएगा तो ये क्या होगा, एल से एल तो कटेगा, तो ए डैश बराबर आ जाएगा ए बटा में 2, ए डैश कितना आ जाएगा, ए डैश कितना आ जाएगा ए बटा में 2। देखिए इसका हम ट्रिक भी आपको बताएंगे, है ना, पहले इसको देख लीजिए a/2। अब इसका नया रेसिस्टेंस देखिए, नया प्रतिरोध कितना होगा, तो रो, नया रो, तो नया रो नहीं, तार वही है, देखिए और लोहा का तार है तो इसका जो रो होगा, खींच देने पर ये लोहा का तार है तो यहाँ भी लोहा ही रहेगा, तांबा नहीं हो जाएगा। तो सोचिए रो वही रहता है, लंबाई बदलेगा तो नया लंबाई बटा में नया क्षेत्रफल, तो कितना है रो इंटू नया लंबाई कितना है 12 है, नया क्षेत्रफल कितना आ गया, नया क्षेत्रफल a/2, ये a/2 आ गया, तो a/2 ले लीजिए। अब इसको अगर आप हल करिएगा तो कितना मिले, ये उल्टा कर दीजिए, 2 दूनी के 4, तो रो इंटू l/a, तो आपका r डैश आ गया 4, और ये जो होता है ना रो इंटू l/a, ये तो शुरुआती का रेसिस्टेंस है, तो शुरुआती के रेसिस्टेंस हम यहाँ पर लेते हैं 4 इंटू आर, यानी कि पहले से 4 गुना हो गया, ये 4r हो गया। देखिए अगर हम आपको बताएं इसका ट्रिक, तो इसका ट्रिक भी बहुत आसान है। देखिए इसका ट्रिक कैसे, इसका ट्रिक भी ऐसे बना सकते हैं, नया लंबाई बराबर जितना गुना खींचेगा उसका स्क्वायर करके आप पुराना रेसिस्टेंस, तो एन कितना दुगुना खींच रहा है तो 2 का स्क्वायर, कोई भी वो स्क्वायर करेंगे, है ना, जितना मान लो 3 गुना खींच दिया 3 स्क्वायर, यहाँ दुगना है। अब देखिए आर आर आ रही है, इसमें दिया है प्रारंभिक प्रतिरोध आर हो तो 2 दूनी के 4 आर, इस तरीके से अपना बन रहा है। तो देखिए आपको इसको हम 2 तरीके से बताए हैं, आप ध्यान से बस देखते चलिए, एकदम कन्फर्म हो जाएगा आपका, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के संवहन वेग, अनुगमन वेग भी इसी को बोलते हैं, है ना, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस इसका नाम है, और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध, तो आसान है बाबू, आपको हम बताया है, VT बराबर होता है, VT बराबर होता है स्मॉल ई कैपिटल ई बट्टे में m इंटू टाउ, ये सूत्र। देखिए संवहन वेग यही है, या अनुगमन, ये विद्युत क्षेत्र है, तो VD और E क्या है आपस में समानुपात, देखिए ये भी ऊपर है
और ये भी ऊपर है ना, यहाँ एक मान लेंगे, ये भी ऊपर है। तो VD E के समानुपाती होता है ना। VD कितना होता है? E के समानुपाती होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सा सही है? गतिशीलता के लिए तो जरा समझिए, गतिशीलता के लिए कौन सा है? और पूछा जाए तो देखिए, एक सूत्र है VD वही बताएं आपको, ई बटा में m इंटू टाउ। तो गतिशीलता ऐसे देखते हैं, VD बटे में E को बोलते हैं, ये होता है E बटे में m इंटू टाउ, इसी को गतिशीलता बोलते हैं या म्यू बोलते हैं। और गतिशीलता का सूत्र होता है VD बटे में E। इकाई विद्युत क्षेत्र पर उत्पन्न अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, है ना। तो ये VD बाई E नंबर A नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या लिखा है ऑप्शन में? त्वरित मतलब केवल चाल बढ़ते जाना नहीं, समरूप मतलब एकदम एक समान चाल से, कभी ना चाल बढ़ना ना घटना, ये भी नहीं होता, चाल बढ़ता है बार बार। अवमंदित का मतलब कि चाल पहले तेज रहेगा, फिर धीरे धीरे स्लो होते 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 होते, यानी हमेशा चाल स्लो ही होगा, लास्ट में खत्म। तो ऐसा भी इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, अपसरित इसका होगा। इसको ना, इसी को बोलते हैं संवहन, अभी पीछे आया था संवहन वेग, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, या अनुगमन वेग, इसका कई गो नाम है। आप ओरिजिनल पेपर में देखिएगा ना तो अंग्रेजी देखिए ड्रिफ्ट, हिंदी देखने पे आप कन्फ्यूजन में पढ़ सकते हैं, समझ लीजिए। इसलिए जब भी क्वेश्चन बनाइए एग्जाम में तो उसका अंग्रेजी भी अवश्य देखिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी यहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 11 नंबर, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो किसका? अर्धचालक के लिए। तो देखिए एक सूत्र होता है, रो बराबर होता है इसमें m बटा में n e स्क्वायर टाउ। आप देख सकते हैं कि अर्धचालक के लिए कह रहा है ताप बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा अर्धचालक का तो उसमें क्या होता है ना कि उसके सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं, और टूटते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले नहीं रहते हैं या कम रहते हैं, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से उसमें n का मान बढ़ता है, और n बढ़ेगा यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, n बढ़ेंगे तो इसका रो क्या होगा? घटेगा, क्योंकि रो व्युत्क्रमानुपाती है 1/n इस सूत्र के अनुसार। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बंध टूटने से, ये बढ़ेंगे तो ये घटेगा। याद रखिए इसका घटता है, विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, बी नंबर यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, है ना। किसी चालक का, उस समय चालक पूछा था, अब तो चालक पूछ दिया, चालक। सोचिए चालक के लिए क्या रूल होता है चालक के लिए, और इसमें भी क्या हो रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से नहीं। देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना, वो किसी पदार्थ का स्थायी गुण है। वो लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, हम बता रहे पिछला क्वेश्चन में, तार खींचने से लोहा तांबा नहीं बन जाएगा, मतलब पदार्थ नहीं बदलता है। यानी कि लंबाई से और क्षेत्रफल से इस सबसे कोई असर नहीं पड़ता, ताप से असर पड़ सकता है, ताप से असर। तो किस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ेगा ना तब विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए इसका भी आप इस तरह जवाब दे सकते हैं, रो बराबर होता है m बटा में n e स्क्वायर टाउ। जब ताप बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो टक्कर का समय होता है श्रांति काल वो घटेगा, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे तो जल्दी टक्कर हो जाएगा। जो टक्कर पहले देरी से होता था अब फास्ट टक्कर हो गया, तो समय घटेगा तो रो वही बढ़ेगा, है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, ठीक ना। तापमान बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। हमेशा आप लोगों को बता रहे ना कि देखने के बाद ना आपको इस चैप्टर के और इसके आसपास के क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे आपसे। बस आप एक बार आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, है ना। पहले एक बार देख रहे हैं तो अगर आप चलिए, या फिर वीडियो रोक करके आप ट्राई कीजिए कि हम कितना बना पा रहे हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो भाई सबसे अच्छा चालक देखा जाए तो वही सूत्र है, रो बराबर होता है ना m बटा में n e स्क्वायर, है ना, टाउ। आपको बता दें ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, इन दोनों की बात आती है अब। तो अच्छा चालक होने के लिए क्या होना चाहिए? तो n ज़्यादा होना चाहिए, टाउ तो मान लो कि टक्कर की संख्या है, ये अगर हम देखें
तो अगर अचर माने तो अगर ये अचर माने तो इसकी संख्या रो व्युत्क्रमानुपाती है एन की, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो अधिक सॉरी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका रेसिस्टिविटी कम होगा, है ना, यानी कि प्रतिरोधकता कम होगा। प्रतिरोधकता कम होगा तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो उसमें अच्छा करंट बहेगा, यानी कि उसकी चालकता भी उच्च होगी। तो चांदी सबसे अच्छा चालक माना आता है, चांदी इसमें देखा गया है इन लोगों के तुलना में। सोना भी है, चांदी के बाद से सोना, लेकिन चांदी सबसे कम प्रतिरोध वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान। देखिए ना, एक बार लाल का पूछा है, एक बार पूछा है किसका, नीला का, एक बार हरा रंग का, एक बार पूछा है इसका पीला रंग का। देखिए बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये हो चुका है इस समय लगातार इससे क्वेश्चन आप देखेंगे तो पूछा हुआ है। तो देखिए इसका हम आपको तरीका बताते हैं। एक तो होता है, एक ट्रिक होता है जिसमें बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ करके बनाते हैं। एक और आपको तरीका बता रहे हैं, अगर वो आप मान लीजिए भूल जा रहे हैं तो एक और तरीका है, आप ऐसे लिख लीजिए भी होता है ना प्रिज्म के प्रिज्म के जो रंग होते हैं वही लिखिए पहले, भी आई नहीं होता है, भी आई छोड़ दीजिए, भी आई बी जी वाई ओ आर। हिंदी में कहें तो बैगनी, बैगनी है ना, जामुनी छोड़ दीजिए, बैगनी, नीला है ना, हरा, हरा, पीला, नारंगी, नारंगी है ना, लाल, ये हो गया। इसके बाद ऊपर में याद करिए दो गो, एक होता है काला, काला और भूरा, काला और भूरा। मात्र ऊपर का दो याद रखिए, ये तो भिपजीवर से आ जाएगा, ऊपर का दो याद रखिए, है ना, काला और भूरा है ना, ये ब्राउन और ब्लैक। और देखिए नीचे का दो याद रखना है आप लोगों को, है ना, एक होता है ग्रे धूसर, एक होता है सफेद, है ना, ये सफेद होता है और ये आपका हो गया धूसर हो गया। तो समझिए आप, इसमें कोड होता है, इस जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। तो समझिए इसी से आप मिला सकते हैं। इसलिए ये लिस्ट आप लोगों को हम बनवाए हैं, ये सिर्फ कोड बताए हैं, कोड का गुणक होता है, सहायता होता है, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है आप तो पूरा पढ़े ही हैं, आपको बताएं हम, सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं जो इसमें पूछ रहा है ना। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, लाल रंग का पूछा है, तो लाल रंग के लिए दो कोड होता है, तो इसका दो कोड टिक करेंगे। इसमें नीला रंग का पूछा है, तो नीला रंग के लिए कितना कोड है, नीला के लिए 6 नंबर कोड है, तो इसका नीला में 6 टिक कर देंगे। ये पूछा है हरे रंग का कोड पूछा है, देख लीजिए हरे रंग का 5 यहाँ पे कोड है 5, तो ये 5 हम इसमें टिक कर देंगे 5। और देखिए क्या पूछा है पीला रंग का, पीला रंग का कोड पूछा है, देखिए पीला रंग के लिए कितना कोड है 4 है, तो आप इसमें 4 टिक कर सकते हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चन अगर आपसे मतलब आपको अगर करना है तभी हो पाएगा जब ये लिस्ट आपको याद रहेगा। आप जैसे भी याद रखिए, दो ट्रिक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ भी है, और एक ऐसे भी है, पहले लिख लीजिए भिपजीवर बैजानी है पिनाला लिख दीजिए, जिसमें एक रंग यहाँ से हटा करके लिखा हुआ है बैजानी है पिनाला, दो गो ऊपर क्या याद करिए, दो गो नीचे का, बस कंप्लीट ये रख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। देखिए कैसा क्वेश्चन दिया, कौन सी राशि समान रहती है मतलब नहीं बदलती। प्रतिरोधों के समांतर क्रम समझे, मतलब कि समांतर क्रम में ढेर सारे प्रतिरोध जोड़ दीजिए, इसे प्रतिरोध, ये समांतर क्रम कहलाता है, ये प्रतिरोध जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे सीधा रहेगा। तो समांतर क्रम देखिए यहाँ से मेन दो तार जा रहा है, इसी में कई कुछ चीज जुड़ा हुआ है, तो याद रखिए दो में मान लीजिए इसके बीच विभवांतर 220 वोल्ट है, तो सबको 220 वोल्ट मिलेगा, यानी कि विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में ना विभवांतर समान होता है, चाहे आप चित्र ऐसे बनाते होंगे ऐसे, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कहते हैं ये भी समानांतर ही है, इसमें विभवांतर सेम रहते हैं, ठीक है विभवांतर सेम रहते हैं। और यही रहता है क्वेश्चन श्रेणी क्रम का, तो उसमें धारा समान रहता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है विद्युत हीटर में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत हीटर में तो समझिए विद्युत हीटर इलेक्ट्रिक हीटर में ना नाइक्रोम का प्रयोग होता है, आप जानते होंगे, फेमस क्वेश्चन है, छोटे क्लासों में 10 क्लास में पढ़े होंगे, नाइक्रोम का तार लगता है विद्युत हीटर में। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए, नाइक्रोम मिश्र धातु होता है एक, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है टी समय तक आई धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। उष्मा, उष्मा हीट का सूत्र पूछने लगा। देखिए हीट का सूत्र होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, H बराबर आई स्क्वायर
आई आर टी के पदों में, देखिए आर आई टी के पदों में आई स्क्वायर आर टी, सी नंबर यहाँ पर सही हो रहा है क्वेश्चन हम लोग का। देखिए आपको ना एक क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं ना एकदम निश्चित क्रम में है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्रम में आपको क्वेश्चन हम आपको सजा करके बता रहे हैं। देखिए 5 ओम प्रतिरोध, देखिए रेसिस्टेंस का मान दे दिया, 7 वोल्ट विभवांतर है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न उष्मा है। तो देखिए हीट के कई सूत्र हैं, आप ये भी सूत्र पढ़े हैं, आपको बताएं हम, है ना। देखिए तो एक सूत्र होता है ये V और R के पदों में, तो V स्क्वायर बटे में R इंटू टी होता है। तो देखिए V का मान कितना दिया है इसमें, V का मान कितना दिया है 7 गुने 7, और R का मान कितना दिया है, R का मान आपका दे रखा है कितना 20 मिनट दिया है। तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, सॉरी R का मान कितना दिया 5 ओम दिया है। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, R का मान कितना दिया आपका 5 ओम दिया है ना, और टी का 20 मिनट, तो 20 मिनट को ना बदल दीजिए सेकंड में 60 से गुना करके, तो ये कटाते हैं 5 चौक के 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 7 गुणे 4 गुणे 60, लेकिन आपको पता है ये ना जूल में आएगा, जूल में। आपका आंसर तो कैलोरी में दिया है, कैलोरी में बदलने के लिए क्या करते हैं, कैलोरी में बदलने के लिए क्या करते हैं बताइए, इसमें ना आप 4.2 से भाग दे दीजिए तो एक कैलोरी में हो जाएगा। आप जानते हैं ना 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो इसीलिए बदलने के लिए भाग दिए, कैलोरी में अभी आंसर आएगा। कटाते हैं 7 छके 42, इसका दशमलव हटाएं अगर तो ऊपर में 10 जोड़ेंगे, है ना, ये हो जाएगा 7 छके 42 6 हो गया, है ना, 6 दहा में 60 हो जाएगा, 10 यहाँ पर ये भी 10 है ना। तो कितना हो गया आपका 7 चौका 28 और 100 हो जाएगा 2800, ये आपका 2800 कैलोरी हो जाएगा, 2800 कैलोरी। ये सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है, सी नंबर ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ दिया, कार्य पूछे, चाहे ऊर्जा पूछे, चाहे उष्मा पूछे, ये सब के सब ना आपस में सेम, तीनों आपस में सेम होते हैं। देखिए हीट का सूत्र लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हीट कार्य से ही बना है। तो बताइए, लीजिए कार्य लिखते हैं हम, है ना, ये हीट भी हो सकता है, हीट भी होता है। तो क्या होता है 10 एम्पियर आई दिया है, टी दिया है और भी दिया है, तो VIT सूत्र से बन सकता है। देखिए तो V का मान कितना दिया है 15 दिया है, आई का मान कितना आपका दिया है 10 दिया है, और टी कितना दिया है ये भी 10 दिया है, तो आपका 1500 जूल। देखिए अगर आप सारा मात्रक SI में ले रहे हैं, और सारा मात्रक आप SI में लेके बनाएंगे SI में, तो समझिए कि मात्रक जो लास्ट आंसर का मात्रक होगा वो SI में भी आएगा, SI में ही आएगा। तो 1500 जूल आपका सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विभवांतर, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा का मान होगा। जरा सोचिए कैसा क्वेश्चन दे दिया, देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से समझिएगा। स्थिर विभवांतर वोल्टेज फिक्स है ना, पर विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा, यहाँ पर उष्मा और वोल्टेज से संबंधित सूत्र लीजिए और उसमें प्रतिरोध भी रहना चाहिए। तो बताइए H V और R रहे तो H बराबर हो, ये सूत्र है V स्क्वायर बटे में R इंटू टी, ये हो सकता है सूत्र, है ना। तो कह रहा है कि प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो नया उष्मा कितना होगा, प्रतिरोध आधा कर रहे हैं, प्रतिरोध को R/2 कर देना, यहाँ पर आधा कर दिए, तो अब ये कितना हो जाएगा H डैश बराबर आपका हो जाएगा, देखिएगा H डैश कितना आपका हो जाएगा V स्क्वायर, ये 2 V स्क्वायर बटे में R इंटू टी हो जाएगा। तो H डैश हम कितना लिखे आपका 2, और ये जो डाटा है ना ये तो H है, यानी कि उष्मा पहले से दुगना हो जाएगा, उष्मा पहले से दुगना B नंबर हो जाएगा। वैसे भी इसका शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक इसका ये हो सकता है कि देखिए अगर ये अचर है, समय भी मान लीजिए कि हमेशा अचर मानते हैं, अगर प्रतिरोध आधा करेंगे तो हम बराबर समय तक ही धरा देंगे ना, तो ये H और R व्युत्क्रमानुपाती है, ये आधा होगा तो बढ़ेगा, ये कम होगा तो बढ़ेगा, ये आधा होगा तो दुगना होगा, इस तरीके से। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए दो प्रतिरोध है, ये है दोनों, इसको श्रेणी में जोड़ाया, और श्रेणी में जोड़ने के बाद देखिए ऐसे है, एक यहाँ पर मान लीजिए R जोड़ दिए, एक यहाँ पर जोड़ दिए कितना 2R जोड़ देते हैं। तो आप ध्यान रखिए धारा दोनों में सेम जाता है ना, आपको
कंसेप्ट हम बता चुके हैं। धारा सेम जाएगा, है ना, धारा सेम होता है श्रेणी क्रम में, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात है, उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का आपसे अनुपात पूछ दिया है, तो सोचिए उष्मीय ऊर्जा का अनुपात कितना होता है। तो देखिए हम क्या करें, इसमें आर दिया, आई है, आर आई है ना, उष्मा पूछा है, तो बताइए कौन सूत्र होगा। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखिए देखिए आई आर रहे, आई एच निकालना हो तो कुल मिला के ही रहेगा, है ना। तो इसमें उत्पन्न उष्मा का अनुपात देखिए H1 बटा में H2 निकालते हैं हम, देख कैसे निकालेंगे। H1 कितना होगा, तो I1, तो I तो सबका सेम है, आई स्क्वायर, R1 लेंगे तो ये तो R है और T सब में है। फिर देखिए H2, फिर दूसरे उसके लिए लेते हैं R2 के लिए, इसके लिए तो I2 लेंगे तो उसमें I ही है, R2 तो वहाँ प्रतिरोध दूसरे का 2R है, उसका भी उतना ही देर तक, जितना देर तक इसमें ले जाएगा उतने देर तक उसमें जाएगा, तो इसमें T से T कटेगा, I भी कटेगा, R से R भी कटेगा, 1/2 कुल मिला के यहाँ पर शेष बच रहा है ना। तो यहाँ पर उत्पन्न उष्माओं का अनुपात कितना हो रहा है, 1/2 यहाँ पर उष्माओं का अनुपात होगा, 1/2 या 1:2 कह सकते हैं, ए नंबर ऑप्शन कह सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषित विद्युत ऊर्जा। शोषित विद्युत ऊर्जा, देखिए तो शोषित विद्युत ऊर्जा कितना होता है ना। देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा, जो ऊर्जा मतलब कि खर्च होता है परिपथ में, तो कितना होता है, तो सूत्र होता है H बराबर VIT, है ना। देखिए H और V समानुपाती जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जब विभवांतर अगर बढ़ेगा तो ठीक है हीट बढ़ेगा, लेकिन विभवांतर बढ़ने से धारा भी तो बढ़ेगा, इसीलिए आप यहाँ से निर्णय मत लीजिए, इसको भी अचर में चेंज कर दीजिए। देख मैंने कैसे करेंगे समझिए, V हो गया ये तो, और यहाँ पर I के जगह पर ना V/R कर दीजिए इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा H बराबर V² बटा R इंटू टी। देखिए अब देखिए अब ये कैसा हो गया, अब ये कंप्लीट ना अचर है, देखिए अचर हो गया, भी बढ़ाएंगे तो H बढ़ेगा, तो ये अचर दोनों रहेगा, तो अब निर्णय सही से होगा। तो उष्मा न विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा, ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ये भी नहीं। चलिए सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। देखिए आप लोग वीडियो रोक के भी ट्राई कर सकते हैं, देखिए ताकि आप एक बार कोशिश करिए, सोचिए कैसे हो रहा है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, शक्ति तो सूत्र आसान है, P बराबर IV सूत्र होता है, तो इसमें तो नहीं दिया है। P बराबर 1 होता है V² बटा R होता है, तो इसमें दिया है यहाँ पर C नंबर। एक और सूत्र होता है P का सूत्र होता है I²R, है ना, ये आप जानिए अच्छे से, ठीक है। इसमें T जोड़ देंगे सब में, तो वो सब के सब उष्मा के सूत्र और कार्य के और ऊर्जा के सूत्र हो जाएंगे ना, अगर T जोड़ देंगे तब, तो ये हो गया हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में कौन सही है, इनमें से कौन सही है पूछ रहा है, तो बताइए कौन सही है। ये तो वाट शक्ति का, देखिए P बराबर होता है U/T चाहे W/T जो भी कहिए, है ना, मान लीजिए U/T देते हैं, चाहे W भी कह सकता है। तो शक्ति का मात्रक वाट माना गया है, वाट। और देखिए ये जूल होता है, और ये होता है क्या, ऊर्जा का जूल और समय का सेकंड। अगर 1 लीजिएगा तो 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटा 1 सेकंड, यानी 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। ये नंबर ऑप्शन हम लोग यहाँ पर सही हो रहा है, 1 जूल पर सेकंड हो रहा है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 किलोवाट घंटा मात्रक है, सॉरी 28 क्वेश्चन नंबर है, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है। समझिए आप, किलो छोटा से दिया है, ये वाट घंटा भी छोटा से, समझिए किलो का ना अपना मान होता है, किलो का मान 10 के पावर 3 एक किलो कहलाता है, तो ये तो वैल्यू ही मात्रक नहीं बनाते, इसका बात ही छोड़ दीजिए। इससे देखिए आप सोच करके, वाट क्या है, शक्ति है, H क्या है, समय है, ये तो P इंटू टी हो गया। जरा सोचिए, अभी हम आपको बताए हैं कि P बराबर होता है U/T, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो U बराबर होगा कितना, PT, यानी कि PT का गुणा U कहलाता है, और इसमें PT आ रहा है तो इसका गुणा तो U कहलाता है, यानी कि ये U, यानी कि ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा इसमें दिया है, B नंबर ऑप्शन लोग यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, बात समझिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपको पिछला वीडियो में बताया है, धारिता का ये मुख्य रूप से प्रश्न है जिसमें आपको हम बता चुके हैं, और वहां पर बताएं आपको ऊर्जा का मात्रा की है, आप वहां पर एक बार ध्यान से देख सकते हैं, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लिखें तो ये होता है 1, इसका मान अगर रखिएगा 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब, और ये भी का मात्रक वोल्ट रखिएगा तो कूलम्ब गुने वोल्ट को जूल बोलते हैं,
1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये आपको हम बता चुके हैं। कूलम्ब गुने वोल्ट बराबर जूल होता है। V बराबर W/Q होता है ना। तो देखिए यहाँ से कूलम्ब गुने वोल्ट, इसका कूलम्ब मात्रक, इसका मात्रक वोल्ट, कूलम्ब गुने वोल्ट करिएगा तो ये कार्य का जूल के बराबर आ जाएगा ना, इस तरीके से। ऐसे पिछला वीडियो आपको बताया है धारिता का, उसको भी आप देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। देखिए एम्पियर घंटा मात्रक, देखिए अब की बार क्या आ गया, एम्पियर घंटा, AH जो जरा सोचिए, ए मतलब हो जाता है धारा, एम्पियर ना धारा राशि का मात्रक है, ये मात्रक है, ये राशि है, और घंटा समय का है। IT आप जानते हैं, IT Q होता है, वो Q बराबर IT आप जानते हैं ना कि ये सूत्र होता है I बराबर Q/T। ये तो Q बराबर होता है IT, यानी कि तो Q माने आवेश होता है, यानी कि आवेश आ गया। तो एम्पियर घंटा ना आवेश का मात्रक है, आवेश का, है ना। आपको एक एडिशनल बता दें, आपको जब मोबाइल खरीदते हैं ना, चाहे बैटरी, तो वहाँ पर मोबाइल खरीदते हैं, बड़ा बैटरी खरीदते हैं, तो आप सोचते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी कितना है, तो आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पर mAh में लिखा होता है, mAh। कोई मोबाइल खरीदता है 5000 mAh का, रहता है 5000 mAh, यानी कि 5000 मिली एम्पियर उसमें आवेश संचित हो सकता है ना। इसी से उसका टाइम वगैरह बढ़ता है, कितना देर तक बैटरी वो चलेगा, कितना बैकअप देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध माने किसका ज्यादा होगा, तो निकाल लीजिए। सूत्र होता है रेसिस्टेंस निकालने का। क्या सूत्र, किस सूत्र से बना है, हमको शक्ति दिया है और वोल्ट दिया है, रेसिस्टेंस निकालना है। एक सूत्र है ना, P बराबर V²/R, यहीं से काम हो जाएगा। आप यहाँ से निकालिए तो R कितना आपका आएगा, R आ जाएगा V² कितना P, V²/P। तो पहले बल्ब का रेसिस्टेंस बताइए। अगर पहले बल्ब का रेसिस्टेंस निकालते हैं R1, इसका ये पहला बल्ब है, तो वोल्ट स्क्वायर बटा शक्ति, तो 220 स्क्वायर बटा में क्या शक्ति कितना है 25। और दूसरा का निकालिएगा R2, तो वो कितना होगा 200, देखिए दूसरा बल्ब में भी 220 दिया है, 220 स्क्वायर बटे में क्या, ये क्या P का मान कितना इसका है 100 वाट है। आप देख सकते हैं पूछा है प्रतिरोध ज्यादा होगा किसका। अब देखिए किसका R का मान ज्यादा आएगा, अंश तो दोनों का समान है, जब अंश समान हो तो वो भिन्न बड़ा होता है जिसका हर छोटा हो। इसका हर छोटा है, ये बड़ा होगा, इसका रेसिस्टेंस बड़ा होगा, इसका रेसिस्टेंस बड़ा होगा 25 वाट का, 100 वाट का नहीं 25 वाट का यहाँ होगा, है ना, 25 वाट का। आप यहाँ से भी निर्णय ले सकते थे। देखिए R व्युत्क्रमानुपाती है ना 1/P के, यहाँ से बना सकते हैं आप लोग। तो देखिए कैसे, जब भी अचर हो गया, दोनों में भी समान लग रहा है, भी अचर है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती लिख सकते हैं। जिसका P कम होगा उसका R ज्यादा होगा। तो P किसका कम है, इसका 25 है, इसका 100 है, 100 वाट 25 वाट, ये कम है तो इसका ज्यादा होगा। तो यहाँ से भी बन सकता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। जरा बात समझिए, कुल शक्ति पूछ रहा है। तो देखिए दो गो बल्ब दे दिया है 60 वाट और 40 वाट का, तो कुल शक्ति का सूत्र याद रखिए। शक्ति में ना संधारित्र जैसा चलता है। संधारित्र में क्या, संधारित्र अगर श्रेणी में हो तो उसमें होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, है ना। और यही प्रतिरोध रहता ना श्रेणी में तो उसका अलग सूत्र होता है, R बराबर R1 प्लस R2, है ना। ये RS करके लिखते हैं श्रेणी के लिए RS। लेकिन देखिए जब बल्ब बोलेगा ना तो धारिता बल्ब दोनों के सूत्र सेम चलेंगे, PS कर सकते हैं। मान रख के बनाइए, यहाँ रख दीजिए 60, यहाँ 40 बना दीजिए। चाहे एक शॉर्ट सूत्र आपको याद दिला दें, एक शॉर्ट सूत्र बताए थे, P1 × P2 बटा में P1 प्लस P2, है ना। यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। और हम यहाँ से बनाएं तो 60 × 40 बटा में 60 + 40 100 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 60 + 40 100 हो जाएगा। तो ये दोनों के कटेंगे तो 6 चौकी 24 वाट, डी नंबर हम लोग का यहाँ पर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्ब क्रमशः 200 वोल्ट और 300 वोल्ट पर समान शक्ति का उपयोग करते हैं, है ना। इन दोनों बल्बों को 500 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर ना, स्रोत के साथ श्रेणी में जोड़ने पर, ये ऐसे श्रेणी होगा, जोड़ क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों बल्बों के छोरों पर मतलब ये दिया है, लिखा है 2010 का एक क्वेश्चन है, एक से अधिक भी सही
हो सकते। देखिए अब एक ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता है, पहले आते थे जिसमें ना मोर देन वन आंसर, मतलब कि एक भी सही हो सकता है, एक से अधिक भी सही हो सकता है, और सब विकल्पों को चिन्हित करने पर आपको सही मतलब माना जाता था और नंबर मिलते थे। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, कैसे बनता है। देखिए 200 वोल्ट और 300 वोल्ट। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक बल्ब ऐसे, ठीक है, और इसको ना 200 वोल्ट दे दिए, ये मान लीजिए 200 वोल्ट है ना, और एक अलग बल्ब है, उसको कितना वोल्ट दे दिए, उसको कितना वोल्ट दे दिए, तो उसको दे दिए 300 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग, ताकि क्वेश्चन समझे रहेंगे ना, ऐसा तो हो सकता है एक ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे दे इसी टाइप का, तो आपको समझना है एक एक क्वेश्चन को, ताकि आप एग्जाम में आप अच्छा से कर पाए, कुछ भी मतलब पूछा है आपसे तो। देखिए यह है समान शक्ति का उपयोग कर, दोनों का पावर सेम इसमें है, पावर क्या है, सेम है ना। इन दोनों बल्बों को देखिए पहले पावर सेम है, श्रेणी में जोड़ना है। फिर अच्छा रुकिए, पहले इसमें हम इसका रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, ऐसे में रेसिस्टेंस निकालना चाहिए। याद रखिए कभी भी ना कोई क्वेश्चन पूछे इस टाइप का तो प्रतिरोध वो पहले पहुंचिए। प्रतिरोध ऐसा चीज है ना जो किसी बल्ब का स्थिर रहेगा, बल्ब में वोल्टेज बदल जाएगा, बल्ब का पावर बदल जाएगा, लेकिन रेसिस्टेंस फिक्स रहता है। तो इसका आर बताइए, एक सूत्र होता है आर निकालने का, क्या सूत्र होता है, पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे में पी, सॉरी वी स्क्वायर बटे में आर। तो यहाँ से आप आर निकालेंगे तो वी स्क्वायर बाई पी होगा। तो बताइए पहले का आर कितना होगा, R1, इसका R1 कितना होगा, तो वी स्क्वायर 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर है ना, बटे में क्या P, इसका पावर P है, और इसी सूत्र के उपयोग R2 निकालिए, उसका कितना है R2 बराबर वी स्क्वायर, इसका 300 वोल्ट है, 300 का स्क्वायर बटे में कितना P, इसका ये P कर दीजिए, है ना। तो आप R1 बाई R2 निकालिए, भागा दीजिए तो R1 R2 का रेशियो कितना आता है, R1 बाई R2 कितना आएगा, अगर आप भागा दीजिएगा यहाँ पर तो पी पी कट जाएगा, पी पी कट जाएगा, ये 4 पर 4 जीरो हो जाएगा 9 पर, तो कटेगा वो भी, 4 बटा में 9 आ रहा है, 4 बटा में 9 आ रहा है, रेसिस्टेंस का रेशियो निकल गया। अब पूछा है कि इन दोनों बल्बों को 500 वोल्ट की धारा से विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब इन दोनों बल्बों को ना श्रेणी में जोड़ते, देखिए ऐसे इस तरह से है, इसको श्रेणी में जोड़ दिए अब, ठीक ना। तो इसका रेसिस्टेंस का रेशियो पता चल चुका है, आपको पता है ना धारा दोनों में सेम जाएगा, जब दोनों में धारा क्या होगा, सेम पहुंचेगा। तो इन दोनों बल्बों के छोर पर वोल्टेज का अनुपात, दुगो वोल्टेज 2 वाट का बात किया है, इनमें से कोई एक चुनना है। तो इसका वोल्टेज V1 हो, इसका वोल्टेज V2 हो, तो समझिए वोल्टेज क्या, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है IR। तो आप बताइए यहाँ से बताइए V1 कितना आएगा, V1 कितना आएगा, इसका रेसिस्टेंस R1 तो IR1, V2 कितना आएगा, V2, इसका V2 IR2, इसका रेसिस्टेंस R2 हो तो IR2। अगर आप अनुपात निकालते हैं तो ये I से I कटेगा, V1 बाई V2 बराबर R1 बाई R2। तो R1 बाई R2 तो निकाले हैं 4/9, 4/9 इसका सही आंसर होगा, 4/9, V का रेशियो 4/9, ये B नंबर सही होगा इसमें। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें एक और सही भी अभी सही हो सकता है, वाट में से एक चुनिए, वो ये वाट है, वाट मतलब यहाँ पर शक्ति निकालना है, शक्तियों का अनुपात। तो बताइए शक्ति का अनुपात कैसे निकाले हम, जरा सोचिए तो, शक्ति का रेशियो कैसे निकलेगा बताइए। तो P बराबर होता है I भी, होता है ना, देखिए उसमें I सेम है, V भी है, हम इसलिए ये सूत्र लिए हैं ताकि I इसमें सेम रहे। तो P1 कितना होगा, I बटे V1, इससे कि I दोनों में सेम है। P2 कितना होगा, ये होगा I बटे में V2, I बटे में कितना, देखिए V2। अगर रेशियो निकालिएगा वाटों का रेशियो, तो ये विभवांतर के रेशियो के समान रहा है। अब विभवांतर का रेशियो 4/9 है, तो विभवांतर का रेशियो 4/9 है, तो ये होगा आपका सी नंबर। यानी ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसमें 2 ऑप्शन सही है, बी और सी, दोनों इसमें सही क्वेश्चन का इसका आंसर है। देखिए तो ऐसा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप यहाँ पर आपका एक सेकंड का एक ख्याल है, और आपको हम बहुत विस्तृत तरीके से बता रहे हैं ताकि इस तरह क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई है। देखिए आप वीडियो को रोक करके बाद में भी देख सकते हैं, है ना। तो आपको हम बताते हैं टोटल अच्छे से। विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल तो भाई विभवांतर होता है ना, ये तो विभवांतर होता है, विभवांतर है कंप्लीटली। अब विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट होता है, तो ये वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा, ये वोल्ट हो जाएगा, है ना। विद्युत वाहक बल विभवांतर है, थोड़ा एक अलग टाइप का विभवांतर है। जब किसी सेल से धारा न ली जा रही हो उस समय उसके सिरों के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं ना। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विद्युत वाहक बल की बीमा है,
यानी कि विद्युतवाहक बल का मतलब क्या, विभवांतर होता है एक तरह का, मात्रक के मामले में समान मान के चलिए इसको। तो ये क्या होता है, ये W बटे में Q से विभवांतर का है ना, ये V बराबर W बाई Q। तो इसका होता है M बीमा ML स्क्वायर T के पावर -2 है ना, और बटे में कितना हो जाएगा AT ऐसे। तो आप देखिए इससे कितना बनाइएगा, ये M हो जाएगा L स्क्वायर T के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो ये -3 T के पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो इधर A नहीं है, ये A के पावर -1 होगा। आप देख लीजिए बीमा कौन सा सही होगा, ML स्क्वायर T के पावर -3 A के पावर -1। और आपको बताते हैं, आप पूरा ना बुक का, पूरा किताब का जितना नोट्स में आपको बताया है सबका मतलब पूरा सूत्र याद कर लीजिए, ताकि बीमा आपको एग्जाम में तुरंत आप बना सकें। बीमा अक्सर याद जल्दी नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा बीमा है ना, तो आप लोग सूत्र याद रखिए, सूत्र रहेगा तो किसी का भी बीमा बन जाएगा। पूरा बुक का पूरा नोट्स का सूत्र बनाएगा ना तो 2 से 3 पन्ने में सूत्र बन जा रहे हैं। देखिए, दो सेलों के विद्युतवाहक बल E1 E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य विद्युतवाहक बल होगा। तो देखिए आपको ये सिद्ध हम करवाए हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2 ये होता है, ये नहीं होता है, ये भी नहीं। देखिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है ना, ये हम आपको सिद्ध करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय जोड़ कितना होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का भी, तो किरचॉफ का नियम है, इसको किरचॉफ का फर्स्ट नियम बोलते हैं, सभी धाराओं का जोड़ है ना। तो आने वाली धाराएं और वहां से जाने वाली धाराएं का कुल जो जोड़ होता है ना, कुल जो जोड़ होता है वो टोटल कुल 0 होता है ना। ये किरचॉफ का प्रथम नियम शून्य होता है, ये कहेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसे संधि नियम भी बोलते हैं, ज्वाइंट रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, है ना, कई नाम से। ये आवेश संरक्षण पर काम करता है ना, ये भी क्वेश्चन देता है कभी कभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चित्र में धारा का मान हो, देखिए इसी पर आ गया धारा का मान निकालने के लिए। देखिए चित्र में धारा का मान होगा कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर इस बिंदु पर निकालते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन में कहा होगा, शायद टाइप नहीं किया गया है। देखिए तो क्या लिखा है, यहाँ 20 आ रहा है, 8 जा रहा है, 4 आ रहा है, 16 जा रहा है। तो सोचिए कितना आ रहा है, 20 आया 4 आया, यानी कि 24 आया, गया कितना 8 गया 16 गया, तो गया भी 16 8 24, आया भी 24 गया भी 24, यानी कि यहाँ पर कुल जोड़ 0। अगर आने वाले को प्लस में माना जाए, जाने वाले को माइनस में माना जाए, तो कुल जोड़ कितना आएगा यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर किरचॉफ लॉ अच्छे से फिट हो गया। ठीक है, फिट हो चुका है। यहाँ देखते हैं 16 आया 8 गया, ये कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाइए, ये 16 आया 8 गया तो और कितना बच गया, 16 आया 8 गया, यानी 8 इधर जा रहा है, इसका मतलब 8 एम्पियर इधर होगा, यानी कि यहाँ पर 8 एम्पियर आंसर होगा आपका। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, इस बिंदु पर के लिए हल करिए, बिंदु ओ पर लिख दीजिए, बिंदु ओ पर 16 आया प्लस 16, 8 चला गया तो -8 ले लीजिए, है ना, आई चला गया तो -i ले लीजिए, बराबर 0। हल करेंगे तभी भी आ जाएगा आंसर ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर का बीजीय जोड़। देखिए ना, आप जानते होंगे प्रतिरोध सेल को समझते हैं, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना, जिसमें पूरा एक राउंड में चलते हैं, सर्किट होता है पूरा एक राउंड में उसमें मूव करते हैं। सर्किट बहुत तरह का हो सकता है और कुल विभवांतरों का जोड़ 0 मानते हैं। सेल का और प्रतिरोध का कुल विभवांतर 0 होता है, 0। किरचॉफ ने दिया था, ये जटिल परिपथ को, कितना भी जटिल परिपथ हो उसको सोल्व करने में बहुत काम आता है। इसको केवीएल भी बोलते हैं, इसको लूप नियम भी बोलते हैं, इसको ये ना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम करता है, इसको पास्ट नियम भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु आप जानते हैं ना, व्हीटस्टोन सेतु ऐसे होता है, व्हीटस्टोन सेतु इस तरह से होता है ना, और इसके बीच में ना एक ब्रिज होता है, संतुलन की स्थिति में वो ब्रिज को हटा देते हैं, ऐसे होता है। गैल्वेनोमीटर टेस्ट करते हैं, संतुलन की स्थिति में ना बीच का ब्रिज ना हट जाता है। कब हटता है, शर्त होता है उसका, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो उसका सूत्र होता है R1 बाई R2 बराबर R3 बटे में R4 हो, यानी संतुलन की स्थिति है। अगर ऐसा हो तो संतुलित मानते हैं, बीच वाला हटा देते हैं उसमें, है ना, यहाँ से जहाँ इसमें करंट जा रहा है, तो ये सब होता है। इसमें प्रतिरोध का तुलना करते हैं, मुख्य रूप से प्रतिरोधों का तुलना करते हैं। देखिए प्रतिरोधों का यहाँ पर तुलना हो रहा है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है।
तो उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च निम्न। देखिए कुल मिला के ये माप सकते हैं ना, उच्च भी मापा सकता है, निम्न भी मापा सकता है ना। बस प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध लगाना है ना, उसी को बदल लेना होगा निम्न प्रतिरोध के समय और उच्च प्रतिरोध के समय, है ना। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए, बड़ा अभी दिक्कत हो रहा है। चलिए तो देखिए बता चुके हैं। हाँ ये देखते हैं क्वेश्चन, इसमें ना मिलान करने को बोला है ना, मिलान करना है। देखिए तो ओम का नियम, ओम का नियम, हाँ भी भाई आई बराबर अचर। पहले ना ये क्वेश्चन आते थे, देखिए 2013 का क्वेश्चन है ना। उसमें आईआईटी का पैटर्न बिहार बोर्ड फॉलो करता था, बहुत मतलब टफ पैटर्न था लेकिन अच्छा था। केडब्ल्यूएच अब तो थोड़ा सा परेशान कर दिया है। किलोवाट घंटा समझ लीजिए, है ना, ये ऊर्जा है। इसमें देखिए ऊर्जा, किलोवाट घंटा कौन सा है, ये भी है ऊर्जा, वीआईटी, ये ऊर्जा, ये ऊर्जा और हीट दोनों का सूत्र है ये। जो समझ में आए पहले उसको मिलाइए। किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना। बल गुने वेग तो शक्ति होता है, तो वी आई भी शक्ति होता है ना। ये सूत्र यांत्रिकी में मिलता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ते हैं, मतलब विद्युत धारा में पढ़े हैं आप लोग, विद्युत धारा में। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलते उसको। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आपको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। मुख्यतः कह दिया, ऐसे तो उससे हम लोग कई चीज माप सकते हैं, लेकिन जब मुख्यतः कह देना तो मुख्यतः विभवांतर मापते हैं, है ना। ऐसे उससे सेल का प्रतिरोध भी मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा से फिर गड़बड़ हुआ ना। तो चलिए देखिए, इसके पीछे बता दिए हैं, नहीं बताया अभी। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। देखिए ये हो गया विभवमापी से विभवांतर मापते हैं। नेक्स्ट, सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल ना विभवमापी से मापते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी एक स्पेशल यंत्र इसके लिए आता है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। देखिए अच्छे से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोग का है, विभवमापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए। विभवमापी की संवेदनशीलता अगर बढ़ाना है, मतलब अधिक सेंसिटिव विभवमापी करना है, तो क्या करना होता है। उसमें बहुत लंबा चौड़ा तार होता है इस तरह से, और जितना तार की लंबाई बढ़ाएंगे ना उतना ही बेस्ट होता है उसमें। तो तार की लंबाई बढ़ाने से ना उसकी सुग्राह्यता बढ़ सकती है। तार की लंबाई बढ़ाना होगा, है ना, तो उसकी सुग्राह्यता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे। स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध होता है। देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजन आपको कर सकता है। शरीर हमेशा एक जैसा नहीं, कभी भींगा शरीर, कभी सूखा शरीर है ना। ये भी सही हो सकता है ना, ये भी मतलब सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये कम चांस है, ये कभी नहीं होता है। सबसे अधिक ना 50,000 ओम मारा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही शरीर में हाई वोल्टेज आता है ना, तुरंत शरीर के क्षतिग्रस्त कर देता है। इसलिए ये सब बदलाव होते रहते हैं। सबसे अधिक आपको हम बोले तो आप 50,000 मानिए, ऑप्शन नहीं दिया तब 10,000 मानिए, नहीं दिया तब 1,000 मानिए, 10 तो ओम कभी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का ये तरीका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। शंट करने पर सोचिए, एमीटर को जब शंट करेंगे ना, जैसे एमीटर है, इसके मेन कॉइल में लाइन जा रहा है ना। आपको वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ना, वो पिछला जो अगला लेसन आने वाला है, नेक्स्ट लेसन हम लोग का जो है ना गतिमान आवेश चुंबक, उसमें से एक क्वेश्चन है। तो उसमें ना ऐसे एक यंत्र होता है, इसमें सुई लगी होती है, और उसमें ना जो कॉइल में से आता है तार, तो इसमें क्या होता है, यहीं पे एक शंट लगता है। इसमें ना शंट ऐसे लगता है, इस तरीके से शंट लगता है। शंट एकदम कम प्रतिरोध का इसमें लगता है, ताकि देखिए ये पूरा यंत्र ना एमीटर हो गया। क्या हो गया, एमीटर हो गया। और एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना, उसको लगा देने से ना, देखिए पहले मान लीजिए कि इसमें लाइन भेजते थे, कॉइल में से होकर जाता था, तो ये टूट सकता है, इसलिए कम लाइन भेजेंगे। लेकिन जब ये बाईपास रोड बन गया इसमें, तब तो इसका शक्ति बढ़ गया। ये ढेर भी करंट आएगा ना, तो अधिकांश करंट इधर से पार हो जाएगा, और उसको भी माप सकता है। इसके हिसाब से इसका स्केल थोड़ा सा बदल करके सेट कर लेते हैं, है ना। तो कुल मिला के जब शंट लगा देंगे ना, तब इसका क्या लिखा है, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। शंट लगा देंगे तो जिस सर्किट में लगेगा एमीटर जिस सर्किट में लगेगा, उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध घटता है, थोड़ा सा घटता है। बिना शंट किए लाएंगे तो इसके अंदर कुछ रहेगा प्रतिरोध, शंट कर देंगे तो इसका प्रतिरोध घट जाता है, ठीक ना।
तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 48 वोल्टमीटर मापता है, वोल्टमीटर ना विभवांतर मापता है ना। ये सब अगले पार्ट में हम इस सब को डालेंगे, लेकिन आप देख लीजिए इस पार्ट का भी थोड़ा मोड़ा अंश लग रहा है ये। चलिए, किसी मीटर को शंट करेंगे तो इसकी माप सीमा क्या होगी? अभी आपको चित्र बताए थे, शंट कर देंगे ना तो अब उसमें अधिक करंट पार होने की क्षमता उसमें आ गया। तो समझिए कि उसमें ना शंट लगा देंगे तो इसकी माप सीमा थोड़ा सा बढ़ गया पहले से। अभी आपको जस्ट पीछे एक बताएं क्वेश्चन, उसमें देखिए चित्र बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा ना, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध मतलब शंट का प्रतिरोध अगर हम कहें तो एकदम कम देना चाहिए, बहुत कम देना चाहिए, बहुत कम, है ना। लेकिन आदर्श बोला है ना, एक मिनट, आदर्श बोला है ना, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध एकदम कम दे लीजिए, शून्य कर दीजिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य एकदम कर देते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर का प्रतिरोध होता है। अच्छा, जनरल में एमीटर का प्रतिरोध कम से जितना कम लीजिए उसका प्रतिरोध एकदम कम लीजिए, माने बहुत कम कह दीजिए, बहुत कम लीजिए, है ना। तो ये इसका जवाब इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है। तो चलिए, अगर आप सभी पूरा वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए एक देखते हुए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आपका है। आप इन सारे वीडियो को एक जगह आप कभी हल भी कीजिए क्वेश्चन रोक करके, ये पूरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। तो ठीक है, अभी इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए।